अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम माजिद मुस्तफ़ा है और हाज़िर हूँ एक और लेक्चर के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। देखें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हम कहते हैं भाई प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो होता है लिविंग मटेरियल। सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल होता है हम उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखिए, ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये उसका जो है वो न्यूक्लियस है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के हिस्से से स्टार्ट होकर ये न्यूक्लियस तक जो भी डिस्टेंस है सबको मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, अब उन यूकेरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म को जो है वो डिवाइड किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और एक का नाम रख दिया है साइटोप्लाज्म और एक का नाम रख दिया है न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन आज हम जो है वो साइटोप्लाज्म को जो है वो स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसकी फिज़िकली और केमिकली जो नेचर है साइटोप्लाज्म की वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनल्स के हवाले से भी थोड़ा जो है वो इस लेक्चर में मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी जो है वो वन बाय वन जो है वो जितने भी ऑर्गेनल सेल के अंदर मौजूद हैं तो उनका अलग अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। तो साइटोप्लाज्म के हवाले से ये कहा जाता है कि भाई ये वो रीजन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर ये सेल है, ठीक है। अब ये जो है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी ये रीजन है, ये टोटल जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो दोनों सेल्स में पाया जाता है। जो हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकेरियोटिक। लेकिन डिफरेंसेस इन दोनों सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उनमें डिफरेंसेस भी होता है। और ये डिफरेंसेस जो होता है वो एक होता है साइटोस्केलेटन का और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का। हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे जो न्यूक्लियस होती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है या और भी काफ़ी सारे जो है वो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। प्रॉक्सीजोम होता है, गैलेक्सीजोम। ये जितने भी ऑर्गेनल्स जो हैं जिसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है वो इस प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, ठीक है। वो होते हैं यूकेरियोटिक में। तो एक ये डिफरेंस हो गया साइटोप्लाज्म में कि इसका प्रोकैरियोटिक का जो साइटोप्लाज्म है उसमें साइटोस्केलेटन एंड जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है वो नहीं होंगे। और जो यूकेरियोटिक का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है वो साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे। तो ये फिज़िको एंड केमिकल नेचर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। फिज़िकल को कहा जाता है और केमिकल इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात की जा रही है इस टॉपिक में। तो साइटोप्लाज्म की फ़िज़िकल एंड केमिकल नेचर क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर हमें बताया जाता है कि भाई 90% वाटर होता है, ठीक है। एंड सॉल्यूशंस भी होते हैं। उस सॉल्यूशन में कुछ फंडामेंटली बायोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होते हैं। तो 90% वाटर है। तो कुरान शरीफ में भी यही है कि भाई अल्लाह ताला ने हमें पानी से बनाया हुआ है, तो हमारे सेल के अंदर भी 90% जो है वो वाटर मौजूद होता है, ठीक। और कुछ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जैसे कि साल्ट है, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स और कुछ गैसेज जो डिसॉल्व साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये सब साइटोप्लाज्म में अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और बड़े मालिक्यूल्स, लार्ज मालिक्यूल्स, पॉलीमर्स जैसे कि भाई प्रोटीन है या जो अदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, इस तरह के जो बड़े बड़े मालिक्यूल हैं
वो भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब सेल का जो इनर पोर्शन होता है, ठीक है, इनर पोर्शन साइटोप्लाज्म का, वो उसको कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है। अब जो इसका इनर पोर्शन होगा जो लेस विस्कस होगा, विस्कस कहते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टी को, जो किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ से चिपट जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं भाई विस्कस। तो ये जो इनर पोर्शन होता है वो ये चिपकने की जो प्रॉपर्टी उसको होती है वो कम होती है, और ये वो पार्ट होता है जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, ठीक है, टुवर्ड द न्यूक्लियस, इसको कहते हैं साइटोसोल। और जबकि जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है यानी वो मोर विस्कस होता है, यानी उसके जो एडेसिव जो प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाता है उसको कहा जाता है साइटोजेल। और इसमें एक मूवमेंट होती है स्ट्रीमिंग, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म एक जगह नहीं रुका हुआ होता, तो इसकी एक अपनी मूवमेंट होती है, ठीक है। वो ऑब्ज़र्व भी किया गया है कि भाई उसकी एक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है, उसकी एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को कहा जाता है साइक्लोसिस, ठीक है। वो फिलामेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से भी होती है, तो इस मूवमेंट को साइक्लोसिस कहा जाता है। अब ये साइक्लोसिस जो मूवमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स इन दी साइटोप्लाज्म, जो सेल के जो अंदर मौजूद होते हैं, कोई भी चीज़ मौजूद है फॉर एग्जांपल, तो इस मूवमेंट की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, यहाँ से जो है वो यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। पहली बात आप ये समझ लें कि मेटाबॉलिक होता क्या है। देखिए, मेटाबॉलिक जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब उसमें केमिकल रिएक्शन तो जाहिर सी बात है, या तो उसमें चीज़ें बनती होंगी या तो उसमें चीज़ें जो है वो टूटती होंगी, ठीक है। तो इस मेटाबॉलिक को डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, मेटाबॉलिक को दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है एनाबॉलिक, और एक हो जाता है केटाबॉलिक। एनाबॉलिक वो प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ें बनती हैं या फॉर्मेड होती हैं, ठीक है। यानी जो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में आप समझ जाएंगे कि मिसाल के तौर पर ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर से ऐड होता है तो बदले में बनता है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज का बनना है वो एनाबॉलिक प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें चीज़ें बन रही हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिलाकर रेस्पिरेशन प्रोसेस किया जाता है और इसमें क्या बनती है, ATP। तो इस ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, तो जो तोड़ने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक, और जो जिसमें कोई चीज़ बन जाए उसको कहते हैं एनाबॉलिक। अब इस दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कैटाबॉलिक, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक और जो स्टोरेज जो रोल होता है साइटोप्लाज्म में, उसके हवाले से ये टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि साइटोप्लाज्म एक्ट करता है साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी इस साइटोप्लाज्म में एनाबॉलिक प्रोसेस भी होता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होता है, और यहाँ पर चीज़ें जमा भी होती हैं, यानी स्टोर हाउस भी है, ठीक है। तो अब जो मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है वो साइटोसोल में, एक था साइटोसोल, ठीक है, ये यहाँ पर एक था साइटोसोल और एक था साइटोजेल। तो ये साइटोसोल में हो रहा है, ठीक है। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा वो साइटोसोल में होगा। अब वो क्या बनेगा भाई, वो प्रोटीन भी बन सकता है कुछ, और ग्लाइकोलाइसिस भी हो सकता है। प्रोटीन का बनना एनाबॉलिक है, प्रोटीन का टूटना कैटाबॉलिक है। इन दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोसेस होता है। और जो साइटोजेल है ये तो साइटोसोल हो गया, साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा था इनर पोर्शन वाला। अब जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म था जिसको आपने कहा था साइटोजेल कहा था,
अब इसमें अक्सर ये होता है कि जो चीज़ें बनती हैं वो स्टोरेज होती हैं, वो उसका यूज़फुल होता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेलुलर की एक्टिविटी को, या कोई वेस्ट कंपाउंड्स हैं उसको खारिज करना सेल से, ठीक है, टाइम पर उसको खारिज किया जाता है। तो ये खारिज करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वेस्ट को, या सेलुलर की एक्टिविटी जो भी होती है, या कोई चीज़ें जो आप स्टोर करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है वो साइटोजेल में होता है, ठीक है। तो साइटोसोल का आपने फंक्शन भी पढ़ लिया, साइटोजेल का भी। ये साइटोप्लाज्म था, बहुत ही आसान था, इसमें इतना कोई मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए एक सेल है और ये सेल है। अब सेल के जो अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं, हम उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, या उसको कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं उसको, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं बाद में मिटा देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, जो सेल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स के हवाले से होते हैं, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक में होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के जो अंदर है वो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, उसकी एक और स्ट्रक्चर होती है, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मीजोजोम्स होती है, वो सारा काम उसके हवाले होता है। लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते प्रोकैरियोटिक में, जो ये सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स की एक और डेफिनेशन भी ये भी होती है कि जो भी ऑर्गेनेल्स है, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अब इसकी अपनी मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है तो इसकी अपनी मेम्ब्रेन होगी, ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक फॉर एग्जांपल रेटिकुलम है तो इसकी जो है वो अपनी मेम्ब्रेन होगी, ये जो है वो गोल्जी एपारेटस है तो इसकी अपनी मेम्ब्रेन होगी, ये लाइसोसोम है तो इसकी अपनी मेम्ब्रेन होगी। तो हर किसी जो भी सेल के हिस्से होते हैं उसके अंदर उसकी एक अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है, उसको कहा जाता है भाई सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ये और डेफिनेशन है कि भाई सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो जनरली एक बंद होते हैं मेम्ब्रेन में, सिर्फ कुछ को छोड़कर, और उसमें एक है राइबोसोम्स, जो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है, राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब ये राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में भी मौजूद होता है तो प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है वो ऑर्गेनेल्स के नाम शो किए गए हैं, ठीक है। वो कौन से हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नीचे स्ट्रक्चर उसकी है। राइबोसोम्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स, प्रॉक्सीसोम्स, गैलेक्सीसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ETC ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी जितने भी इंशाल्लाह ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं वो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये राइबोसोम्स है, ये इसका फंक्शन बताया जा रहा है, ये गोल्जी है। तो अगर इस वीडियो में मैं बनाऊंगा तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके साथ जो है वो राइबोसोम्स भी इंशाल्लाह कवर करा लूँगा। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही सिंपल था। कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट होती है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।